हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू विजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें एक शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, बी है इसमें शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, सी है शोध परिकल्पना पे कोई निर्णय नहीं लेगा, डी है शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। ओके, तो एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को जो है अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे। वो होगा फ्रेंड कि शोध परिकल्पना को वो स्वीकार कर लेगा। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है। ए है विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, बी है लेखकों और उसके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना, सी है शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण, एंड डी है बहुकार्य आधारित परीक्षण करना। ओके, तो शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड वो यह होता है कि लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसे कहते हैं। अनुभव का शंकु जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु जो है फ्रेंड ए है जॉन डीवी, बी है किलपैट्रिक, सी है फ्रोवेल एंड डी है एडगर ब्रेल। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, एडगर ब्रेल ने जो है वो प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की जो है अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। ए है संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, बी है चिंतन क्षमता, सी है संश्लेषण कल्पना शक्ति, एंड डी है स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है, तो वो है संश्लेषण कल्पना शक्ति। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ए है शिक्षण शास्त्र, बी है एंडोगॉजी, एंड सी है नृविज्ञान, एंड डी है मनोविज्ञान। तो वह अध्ययन जिसमें क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, वो जो कहलाता है वो एंट्रोगॉजी कहलाता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ओके, तो ए है एक समान विचार, बी है फ्रेंड विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना, सी है सारांशी की, सी है सांख्यिकी की प्रणाली का स्पष्टीकरण, एंड डी है आंकड़ों का चयनात्मक वितरण। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वो है फ्रेंड इसमें विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को में कैसे सुधार किया जा सकता है। ए जमीनी स्तर पर अनुभव करके, बी सेकंड है बाह्य हस्तक्षेपों का समर्थन करके, थर्ड है स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण करके, एंड फोर्थ है अधिक प्रक्रियात्मक संबंध प्रदान करके। ओके, तो राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में जो सुधार किया जाता है फ्रेंड वो किया जाता है अधिक प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है। ओके, ए है मानक निर्धारित करना, सेकंड है आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना, थर्ड है आधिकारिक वक्तव्यों का संदेह करना, एंड फोर्थ है जनसाधारण का समर्थन करना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो कार्य है फ्रेंड वो है आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना। राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है। तो जो सही क्रम है फ्रेंड वो है ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन और जागरूकता। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है समूहवाद, और सेकंड है सरल भाषा, थर्ड है विशिष्ट उक्ति, एंड फोर्थ है वाक्यों का निर्माण। ओके, तो प्रभावी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं फ्रेंड वो हैं इसमें समूह संवाद और सरल भाषा। ओके, राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित की युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अनिवार्यता का होता है। ओके, तो ए है फ्रेंड आगमनात्मक, बी है निगमनात्मक, एंड सी है निर्देशनात्मक, एंड डी है सादृश्य मूलक। तो निम्नलिखित किन युक्तियों के में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वो तार्किक अनिवार्यता का होता है, तो वो है निगमनात्मक। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। ए है भाषाई अभिव्यक्ति, बी है तार्किक प्रस्तुति, एंड सी है जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, एंड डी है विषय का परिज्ञान। ओके,
तो निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस सामग्री पर आधारित नहीं होना चाहिए, तो वो है फ्रेंड तार्किक प्रस्तुति। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। ए है शिक्षण को मनोरंजक बनाना, बी है विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, सी है विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, एंड डी है विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, तो विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाने के लिए करते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे फ्रेंड, अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज है, किसका उपज है। ए है सीखने की प्रक्रिया का, बी है शोध का, सी है वंशानुगतता का, एंड डी है व्याख्या का। तो अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान जो उपज है फ्रेंड वो किसका है, तो वो शोध का उपज है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वालों को अन्याय में जो है अधिक स्वतंत्रता देती है। ओके, तो ए है फिल्म का उपयोग, बी है छोटे समूह में चर्चा, सी है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, एंड डी है टीवी पर देशव्यापी तथा डी है टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम का अवलोकन। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वालों को अन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है, तो वह विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ए है अभिवृत्ति, बी है संकल्पना, सी है ज्ञान, एंड डी है परिपक्वता। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो वो है परिपक्वता। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ए उसकी निष्पक्षता के जरिए, बी है उसकी विश्वसता के जरिए, एंड सी है उसकी वैधता के जरिए, एंड डी है उपयुक्त सभी के जरिए। ओके, तो शोध की विषय निष्ठा को जो बढ़ाया जाता है फ्रेंड वो सभी के जरिए बढ़ाया जाता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे व्यवहारिक शोध क्या होता है। व्यवहारिक शोध जो है फ्रेंड वो है अनुपयुक्त शोध है, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध है, देशांतरी शोध है, सभी है। ओके, व्यवहारिक शोध जो है फ्रेंड वो सभी है, अनुपयुक्त शोध भी है, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध भी है, देशांतरी शोध भी है, और सभी है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है। तो ए है देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी है विश्वविद्यालय, सी है जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है, तो वो है विश्वविद्यालय। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो ए है फ्रेंड दार्शनिक तात्विक शोध, बी है क्रियात्मक शोध, सी है विवरणात्मक शोध, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सभी के जरिए किया गया है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पीडीएफ का पूर्ण रूप है क्या है। ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, एंड सी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, एंड डी है पोर्टेबल डेटा फॉर्म। ओके, पीडीएफ का जो पूर्ण रूप होता है फ्रेंड वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि एक टेराबाइट किसके बराबर होता है। ओके, तो वो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनएस का अर्थ क्या होता है। ए डोमेन नेम स्टैंडर्ड, बी है डोमेन नेम सिस्टम, सी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, एंड डी है डायनेमिक नेम स्टैंडर्ड। तो डीएनएस का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो डोमेन नेम स्टैंडर्ड होता है। राइट डायनेमिक नेम स्टैंडर्ड होता है। राइट आंसर इज डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ओके, मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। यस, ये राइट है। मॉडेम क्या है, एक नेटवर्किंग युक्ति है। सेकंड है मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो ये गलत है। थर्ड है मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में जो है बदलता है। यस, ये राइट है। पहला और तीसरा राइट है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिम का अर्थ है, सिम का क्या अर्थ है। ए है स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूलर, एंड डी है सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। ओके, तो सिम का जो अर्थ है फ्रेंड वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। ओके, ए है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बी है थर्मल प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर, एंड डी है इंक जेट प्रिंटर। ओके,
तो निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में डॉक इंक पाउडर का प्रयोग होता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को जो है किसी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायर बॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ए है आगजनी का हमला, बी है प्राधिकृत हमला, सी अप्राधिकृत हमला एंड डी आंतरिक हमला। तो राइट आंसर इज ए, आगजनी का हमला। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक भंडारण। ओके, द्वितीयक भंडारण सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण प्राइमरी स्टोरेज है, क्या है? तो ए है फ्रेंड धीमा और कम खर्चीला है, बी है तेज और ज़्यादा खर्चीला है, सी है तेज और कम खर्चीला है एंड डी है धीमा और ज़्यादा खर्चीला है। तो द्वितीयक भंडारण सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण जो स्टोरेज है वो है धीमा और ज़्यादा खर्चीला है। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? तो ए है वेब सर्वर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डी है ब्राउज़र। तो राइट आंसर ये सी होगा फ्रेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए और जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलना है। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड पहले होगा इसमें बीट। ओके, बीट के बाद बाइट होगा, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ओके, तो राइट आंसर जो होगा पहले 6, फिर सेकंड वाला होगा, फिर 1 होगा, फिर थर्ड होगा, फिर 5th होगा, फिर 4 होगा। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो रीड ओनली मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। ओके, एंड क्यू बी क्या है, रोम क्या है? रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। बी क्या है फ्रेंड इसमें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर मेमोरी है एंड आर है सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर मेमोरी है। पी एंड क्यू जो है इसमें राइट है, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए है सूचना समाज, बी है प्रौद्योगिकी समाज, सी है मध्यवर्ती समाज एंड डी है गैर कृषि समाज। तो उत्तर प्रौद्योगिकी समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड सूचना समाज। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? तो ए है व्यावसायिक संचार, बी है सैन्य उद्देश्य, सी है पारस्परिक अंतःक्रिया एंड डी है राजनीतिक अभियान। तो राइट आंसर इज सी, पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा किए गए थे। आगे देखेंगे संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? ए है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ईबीसी और एमएमएस। ओके, तो संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इज ए, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। तो क्या उपलब्ध कराती है? ए सुस्पष्ट चित्र, बी है व्यक्तिगत स्वरण, सी है सहभागी अनुभव एंड डी है नई फिल्म का पर्यावलोकन। तो वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध जो कराती है वो सहभागी अनुभव को उपलब्ध कराती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया है? तो भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय जो आरंभ किया गया है फ्रेंड, ए है आंध्र प्रदेश में, बी है महाराष्ट्र में, सी है उत्तर प्रदेश में एंड डी है तमिलनाडु में। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय जो आरंभ किया गया है वो तमिलनाडु में आरंभ किया गया है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भारत का पहला जो वर्चुअल विश्वविद्यालय है वो कहाँ आरंभ किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। और खुला विश्वविद्यालय जो पहला आरंभ किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।